सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। चारों ओर मानो मधुमास की मस्ती छाई थी। जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा ही ना था। हर नवविवाहिता ऐसे ही महसूस करती होगी। हार्दिक मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नजर आते, तो माजी संसार की सबसे अच्छी व सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर हार्दिक जब ऑफिस में व्यस्त हो गए तो मुझे यह सब टूटता सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से माजी भी घर का काम नहीं करवाना चाहती थी। मैं ही जबरदस्ती हर काम में उनका हाथ बटाने का प्रयास करती थी। पर 12 बजे बजते बजते सब काम भी समाप्त हो जाता। माजी अपने कमरे में आराम करने चली जाती और मैं कोई ना कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती। पर हर रोज नई नई पुस्तक भी कहाँ से मिलती। मेरी मन स्थिति माजी समझ गई। मीरा बेटा, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? अंबेडकर सर्कल पर एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तुम उसकी सदस्य बन जाओ। तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता मत करना। वहाँ तुम पत्र पत्रिकाएं उपन्यास आदि पढ़ सकती हो, इशू भी करवा सकती हो। मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही वहां आते जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट नजर आते हैं। मेरे और आदर्श जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 3 से 4 घंटे कुछ पढ़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ओह, आदर्श जी से तो परिचय कराना ही भूल गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वे सबसे पहले वृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था उम्र उन्हें छूकर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे घंटों बात कर सकते थे। लगभग रोज ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वे भी दिन के समय ही लाइब्रेरी आना पसंद करते थे। शाम का समय उनका पार्क में सैर करने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने आ जाता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। हार्दिक चूंकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी कर हार्दिक का इंतजार करती थी। फिर माँ जी के सैर से लौटते ही मैं उनके और हार्दिक कहीं घूमने निकल जाते। उस दिन मैं और आदर्श अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने मुझे प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इशू करवाया था और उसी के बारे में बता रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर इंतजार के बाद भी उनका बेटा नहीं आया, तो मैंने उन्हें अपनी कार से छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है, मैं तो वैसे ही पैदल ही आना जाना पसंद करता हूँ। पर सुरेश मानता ही नहीं, कहता है इस वक्त धूप ज़्यादा हो जाती है, मैं लंच में घर आता ही हूँ, आपको भी लेता आऊँगा। ठीक ही तो कहते हैं, चलिए आज मेरे संग चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया।
मुझसे उम्र में बड़ी ही थी। वे बड़े प्यार से मुझसे मिली। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे तभी सुदेश जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं ये कहते हुए उठ खड़ी हुई कि माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। रास्ते में भी उन्हीं सबके बारे में सोचती रही। अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में मुझे विधुर आदर्श जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी जुबान नहीं थक रही थी। सुरेश जी ने तो कह ही दिया था, पापा के जीवन में एक कमी थी बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था और इसके लिए मैं माँ जी का दिल से शुक्रगुजार थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर ही रही थी तो नीचे कार में इंतजार कर रहे आदर्श जी ने मेरी ओर बड़े अंकल शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, अभी आते ही होंगे कहकर मैंने आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वे बोले, जी कहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। हाँ, यहाँ पापा के साथ कोई महिला भी होती है क्या? महिला? मैं अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। कोई पापा की उम्र की महिला। वे उनके साथ आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को ये सब क्या सूझी है। मुझे भी तो कैसे। आप प्लीज़ उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वो बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, पर मुझसे यह नहीं होगा। प्लीज़ यह काम आप ही कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन असमंजस में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन आदर्श जी ने फिर रोक लिया। मैंने असमर्थता जताई तो वह अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल? शाम को क्या करते हैं? शाम को पार्क में मैं सैर करने चला जाता हूँ। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूँ। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हम उम्र महिला तो लगभग रोज ही मिल जाती है। अच्छा, क्या बातें होती हैं उनसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज़ में झलक पड़ रहा। अरे, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम कोई डेट पर मिलते हैं। हा हा हा। अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं, बस जनरल बातें होती हैं जो इस उम्र के लोग करते हैं। वह अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती है तो मैं उनके कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ। वह मुझे डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती हैं। कभी हमारे ज़माने की चर्चा छिड़ जाती है। तब यह होता था, वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियाँ, कुछ समझते ही नहीं थे। और आज के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन, जाने क्या क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं तो कभी टीवी सीरियल पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा घिरने लगता है पर बातें खत्म नहीं होती। अब बातें तो बच्चों से भी होती हैं, तुमसे भी होती हैं। पर बुरा मत मानना, अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्या, एक जैसी खुशियाँ, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बातों को सुनने का वक्त है, वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह एहसास ही खासा सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे तो मैंने बात समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल आपके एहसास आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फ़ी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फ़ियाँ खरीदीं। एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगे। एक बार मैंने उन्हें भी ऐसे ही कुल्फ़ी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है, मैंने हंसते हुए कहा। तो अंकल भी हंसी में शामिल हुए। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें।